क्या इंडिया में इकोनॉमिक इमरजेंसी लग सकती है देश के लगातार बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच? क्या राहुल गांधी की इकोनॉमिक स्ट्रेस और सिस्टम के अंदर से बगावत वाली चेतावनी इकोनॉमिक इमरजेंसी का एक खुला इंडिकेशन है? क्या यह सच नहीं है कि एक औसत भारतीय परिवार आज पहले से ही इकोनॉमिक इमरजेंसी फील करने लगा है अपनी घटती कमाई और बढ़ते कॉस्ट ऑफ लिविंग के बीच? क्या इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब सरकार के इकोनॉमिक इमरजेंसी के अनाउंसमेंट से ही निकाला जाना चाहिए? क्या इकोनॉमिक क्राइसिस पर मेन स्ट्रीम नैरेटिव में एक खामोशी काफी है देश पर आर्थिक संकट टालने के लिए? क्या होती है इकोनॉमिक इमरजेंसी? क्या है भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक इमरजेंसी का कोई प्रावधान? क्या कहता है देश का संविधान इकोनॉमिक इमरजेंसी को लेकर? और सबसे बड़ा सवाल, आज जबकि हमारी और आपकी जिंदगी में पहले से ही है एक सीवियर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, तो क्या फर्क पड़ेगा ऐसे किसी सरकारी इकोनॉमिक इमरजेंसी के ऑफिशियल ऐलान के बाद? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। देश में सरकार यूं तो आजकल अचानक से ही अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जानी जाती है और पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मौके आए हैं जब नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात को पहले तो सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया और फिर उसके बाद एक यू टर्न मारते हुए वही बात सरकारी इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर दिखी। और इसलिए आज राहुल गांधी की इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे हालात की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। हालांकि देश में ज्यादातर लोग ऐसे मुद्दों पर अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन से ज्यादा राय व्यक्त कर देते हैं और इकोनॉमिक विजडम से कम, लेकिन डीप डाउन हर इंडियन आज जानता है कि देश के सामने आर्थिक चुनौती बहुत बड़ी है। वैसे देश में इकोनॉमिक विजडम और कंज्यूमर इंटेलिजेंस की वाकई कमी भी है और हमारा प्रयास इसी दिशा में रहता है। आप लोग भी हमारा साथ दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कर लें। अब शुरू करते हैं हम अपनी बात एक कहानी से। एक आम भारतीय की कल्पना कीजिए, सुबह वह अखबार पढ़ता है। एक तरफ खबर है भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ देश में विपक्ष का नेता कहता है देश में इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब आम आदमी के मन में सवाल उठता है, कौन सच बोल रहा है? और इस कंफ्यूजन से सबसे जरूरी सवाल तो दब ही जाता है, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो आम आदमी की जिंदगी में इकोनॉमिक स्ट्रेस क्यों? यह समय वाकई सोचने का है कि अगर इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ रहा है तो क्या यह इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ बढ़ने का संकेत है? यहीं से इस बहस को समझना जरूरी हो जाता है। पहले देखते हैं कि राहुल गांधी वास्तव में क्या कह रहे हैं। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी बार बार कुछ अहम आर्थिक मुद्दे उठाते रहे हैं। बेरोजगारी, युवाओं में अवसर की कमी, आय की असमानता, एमएसएमई पर दबाव, बढ़ती आर्थिक असुरक्षा, उपभोग कंजम्पशन की कमजोरी, वेल्थ इनइक्वालिटी। उनका तर्क यह रहा है जीडीपी ग्रोथ और आम आदमी की आर्थिक स्थिति एक जैसी चीज नहीं है। यानी उनकी चिंता हाउस होल्ड इकोनॉमी को लेकर भी उतनी ही है जितनी कि देश की इकोनॉमी को लेकर। लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रेस और इकोनॉमिक इमरजेंसी में जमीन आसमान का फर्क यहां सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा कर देती है। इकोनॉमिक स्ट्रेस का मतलब है परिवारों पर आर्थिक दबाव, महंगाई का असर, नौकरी की असुरक्षा, ईएमआई का बोझ, बचत में कमी। और इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब देश की वित्तीय साख खतरे में, सरकार भुगतान करने में असमर्थ, मुद्रा संकट, विदेशी मुद्रा संकट, राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता पर खतरा। एक परिवार आर्थिक तनाव में हो सकता है लेकिन दिवालिया नहीं। उसी तरह एक देश इकोनॉमिक स्ट्रेस हो सकता है लेकिन इकोनॉमिक इमरजेंसी में नहीं। कहानी किसी रोहित, किसी मोहित, किसी सुरेश की मान लीजिए। वो नोएडा, मुंबई जैसे मेट्रो शहर में रहता है। 2014 में ईएमआई उसकी मैनेजेबल थी। स्कूल फीस ज्यादा तो थी लेकिन इतनी नहीं कि उसे बच्चे का स्कूल ही बदलना पड़े। मेडिकल खर्च भी ज्यादा थी लेकिन उसके लिए कर्ज नहीं लेना पड़ रहा था। 2026 में उसी घर में घर की ईएमआई सैलरी के प्रोपोर्शन में ज्यादा बढ़ी है, मेंटेनेंस बढ़ गया है, स्कूल फीस बढ़ गई है, मेडिकल इंश्योरेंस महंगा हो गया है। यूं ये सब महंगाई के बीच देश की जीडीपी बढ़ी है
लेकिन आम इंसान की फाइनेंशियल कंफर्ट बढ़ने की जगह कम हो गई है। यही वो इकोनॉमिक स्ट्रेस है जो आज की रियलिटी है और जिसकी बात विपक्ष अक्सर करता है। क्या डेटा इस तनाव की ओर इशारा करता है? हाँ, कुछ संकेत बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर बढ़ा है और कई शहरी परिवार महसूस करते हैं कि हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की लागत आय से तेज बढ़ी है। दूसरा, यूथ एम्प्लॉयमेंट कंसर्न का प्रश्न किसी नौकरी की संख्या भर नहीं है। सवाल है, क्या नौकरी है भी, और है तो क्या आपकी आय स्थिर है? क्या फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी ही अब युवाओं का भविष्य है? इसी तरह कई आर्थिक रिपोर्ट में हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स पर दबाव की चर्चा हुई है। देश में बढ़ते बिलियनर्स की संख्या के बीच इनइक्वालिटी डिबेट जरूरी है। भारत में संपत्ति और आय की असमानता पर भी लगातार बहस होती रहती है। लेकिन क्या यह सब इकोनॉमिक इमरजेंसी का डायरेक्ट इंडिकेटर है? सीधा जवाब, डायरेक्ट इंडिकेटर तो नहीं, लेकिन इंडिकेटर तो है ही। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इमरजेंसी के डायरेक्ट संकेत कुछ और होते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, 1991 जैसा संकट, सोवरेन डिफॉल्ट रिस्क जहां सरकार कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, बैंकिंग कोलैप्स जहां बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल सिस्टम संकट में हो, करेंसी पैनिक हो और रुपए पर गंभीर भरोसा जैसा संकट हो। आज भारत में सरकारी आंकड़ों में इनमें से कोई स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। फिर विपक्ष बार बार चेतावनी क्यों देता है? लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही है जोखिमों को उजागर करना, असुविधाजनक सवाल पूछना, ग्रोथ की गुणवत्ता पर सवाल उठाना। इसे एंटी नेशनल बोलकर खारिज नहीं किया जा सकता है। सरकार ग्रोथ स्टोरी दिखाती है, विपक्ष स्ट्रेस स्टोरी दिखाता है। सच्चाई अक्सर दोनों के बीच होती है। असली बहस ग्रोथ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, यही वो डेड जोन है जहां राहुल गांधी की आलोचना और सरकार की उपलब्धियों की कहानी टकराती है। सरकार कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, डिजिटल इंडिया बढ़ा, एफडीआई आया, जीडीपी बढ़ी। विपक्ष कहता है नौकरी कहां है, आय की सुरक्षा कहां है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कहां है? दोनों सवाल एक साथ सही हो सकते हैं। क्या देश का बढ़ता हाउस होल्ड स्ट्रेस भविष्य में बड़ी समस्या बन सकता है? हां, और यह इकोनॉमिक इमरजेंसी से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इतिहास बताता है कई देश इकोनॉमिक इमरजेंसी से नहीं टूटते, वे टूटते हैं जब युवा अवसर खो देते हैं, मध्यम वर्ग दबाव में आता है, सामाजिक विश्वास कमजोर होता है, नागरिकों को लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा। और इसलिए सवाल यह भी जरूरी हो जाता है कि क्या राहुल गांधी की चेतावनी को पूरी तरह खारिज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाउस होल्ड स्ट्रेस एक वास्तविक पॉलिसी डिबेट का विषय है। क्या इसका मतलब इकोनॉमिक इमरजेंसी आने वाली है? अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी हो सकता है। राहुल गांधी की इकोनॉमिक स्ट्रेस वाली चेतावनी को इकोनॉमिक इमरजेंसी की भविष्यवाणी समझना भी शायद जल्दबाजी होगा, लेकिन उसे पूरी तरह राजनीतिक बयान कहकर खारिज कर देना भी उतना ही गलत होगा। अधिक सटीक तरीके से कहें तो राहुल गांधी जिस इकोनॉमिक स्ट्रेस की बात करते हैं वो हाउस होल्ड इकोनॉमी, जॉब्स, एफोर्डेबिलिटी और इनइक्वालिटी से जुड़ा मुद्दा है, जबकि इकोनॉमिक इमरजेंसी एक संवैधानिक और राष्ट्रीय वित्तीय संकट की स्थिति होती है। आज भारत में पहला विषय हाउस होल्ड इकोनॉमिक स्ट्रेस बहस का विषय है। दूसरा विषय है इकोनॉमिक इमरजेंसी, अभी दूर दिखाई देता है, लेकिन यह कोई मनगढ़ंत आरोप भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन किसी भी लोकतंत्र के लिए असली सवाल यह नहीं होता कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगेगी या नहीं। असली सवाल यह होता है, क्या देश की आर्थिक प्रगति नागरिकों के आर्थिक सुकून में बदल रही है? क्योंकि यदि जीडीपी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच दूरी लगातार बढ़ती रही तो राजनीतिक बहसें और तीखी होंगी, चाहे इकोनॉमिक इमरजेंसी कभी आए या ना आए। अब आज का सबसे विवादास्पद सवाल, क्या भारत में इकोनॉमिक इमरजेंसी लग सकती है? बिगड़ते आर्थिक हालात, संविधान और डेट स्ट्रेस, इन सब को देखते हुए आप कल्पना कीजिए, एक शाम प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, टीवी स्क्रीन पर गंभीर चेहरा दिखाई देता है, घोषणा होती है देश की आर्थिक स्थिरता और वित्तीय साख खतरे में है, इसलिए आर्थिक आपातकाल लागू किया जा रहा है।
अगले दिन खबरें आने लगती हैं, सरकारी खर्च पर सख्ती, वेतन कटौती, राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर नियंत्रण, बजट पर केंद्र की पकड़। ऐसा दृश्य भारत में पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन संविधान में इसकी व्यवस्था मौजूद है। और यही वजह है कि जब भी आर्थिक चुनौतियों की चर्चा होती है, कुछ लोग पूछते हैं, क्या भारत में इकोनॉमिक इमरजेंसी लग सकती है? सबसे पहले, इकोनॉमिक इमरजेंसी होती क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित करने की अनुमति देता है। यह तब लागू हो सकता है जब भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट खतरे में पड़ जाए। यानी यह कोई युद्ध या दंगे जैसी स्थिति में नहीं होगी, बल्कि आर्थिक और वित्तीय संकट के हालात में होगी। इकोनॉमिक इमरजेंसी लगने पर क्या होगा? अगर कभी आर्टिकल 360 लागू होता है तो सबसे पहले केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकता है। राज्य सरकारों के खर्च और वित्तीय निर्णयों पर केंद्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन प्रभावित हो सकते हैं। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहां तक कि न्यायपालिका के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। तीसरा, राज्यों के वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो सकती हैं। केंद्र कह सकता है, पहले खर्च घटाओ, फिर पैसा खर्च करो। सबसे दिलचस्प बात, 1950 से आज तक भारत में कभी भी इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगी है, एक बार भी नहीं। लेकिन डर का माहौल कई बार बना। कोविड के समय भी इकोनॉमिक इमरजेंसी का डर पैदा हो गया था। लेकिन क्या भारत कभी ऐसे संकट के करीब पहुंचा? हां, कई बार। 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा संकट रहा था। देश के पास वित्तीय मुद्रा लगभग खत्म हो चुकी थी। स्थिति ऐसी थी कि कुछ सप्ताह का ही इंपोर्ट कवर बचा था। तेल खरीदने में कठिनाई थी। विदेशी निवेशक भरोसा खो रहे थे। भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा। आईएमएफ की मदद लेनी पड़ी। लेकिन इतने बड़े संकट के बावजूद इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगी। आप सोचेंगे क्यों नहीं लगी? क्योंकि इकोनॉमिक इमरजेंसी राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बहुत बड़ा कदम है। सरकारें इससे बचना चाहती हैं। इकोनॉमिक इमरजेंसी कब लग सकती है? सैद्धांतिक रूप से तब जब सिनेरियो ये हो कि सरकार अपने कर्ज की चुकाने की क्षमता खोने लगे। सिनेरियो 2 ये हो कि रुपए पर गंभीर विश्वास संकट आ जाए। सिनेरियो 3 में विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म होने लगे। सिनेरियो 4 राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट में फंस जाएं। सिनेरियो 5 ये कि देश की सोवरेन क्रेडिट वर्दिनेस पर बहुत बड़ा खतरा आ जाए। क्या भारत आज उस स्थिति में है? यहां हमें भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भारत के पास अभी भी दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडारों में से एक है। यह 1991 जैसी स्थिति से बहुत अलग है। बैंकिंग सिस्टम को अगर एक नजर देखें तो बैंकिंग सिस्टम में चुनौतियां हैं, लेकिन 2008 जैसी वैश्विक बैंकिंग तबाही वैसी स्थिति नहीं है। सोवरेन डिफॉल्ट रिस्क भी नहीं है और भारत अभी भी अपने कर्ज का भुगतान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत को डिफॉल्ट रिस्क वाली अर्थव्यवस्था नहीं मानता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि कोई आर्थिक चिंता नहीं है? बिल्कुल है, और बहुत गंभीर है। इंडिया का बढ़ता कर्ज, घटता विदेशी निवेश, कंजम्पशन में कमी, हाउस होल्ड स्ट्रेस सब रियल हैं और कई परिवार महसूस कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी, हाउसिंग महंगी हुई, हेल्थ केयर महंगा हुआ, एजुकेशन महंगी हुई। जॉब क्वालिटी को देखें तो रोजगार बन नहीं रहे, और बन रहे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या अच्छे रोजगार बन रहे हैं या बस गिग इकॉनमी ही युवाओं का भविष्य है? स्टेट फाइनेंसेज के लेवल पर कई राज्यों का कर्ज तेजी से बढ़ा है। फिस्कल प्रेशर केंद्र सरकार के सामने भी है। वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट्स, हर चीज का दबाव है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर समझिए, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का मतलब इकोनॉमिक इमरजेंसी समझना सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। एक परिवार आर्थिक तनाव में हो सकता है, लेकिन दिवालिया नहीं। इसी तरह एक देश धीमी वृद्धि, बेरोजगारी, महंगाई, आय संकट का सामना कर सकता है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक इमरजेंसी की स्थिति में नहीं होता है। आपके लिए यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि अगर कभी इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी
तो आम आदमी पर क्या असर होगा। कल्पना कीजिए, सरकारी खर्च में कटौती, वेतन पर दबाव, राज्यों की योजनाओं पर रोक, फिस्कल ऑस्टेरिटी, ये ग्रोथ को और कमजोर भी कर सकता है। यही कारण है कि अधिकांश लोकतंत्र इकोनॉमिक इमरजेंसी को अंतिम विकल्प मानते हैं, कम से कम ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते। सरकारें इकोनॉमिक इमरजेंसी शब्द से बचती हैं, चाहे माहौल और स्थिति इकोनॉमिक इमरजेंसी की ही क्यों ना हो। हां, क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक नहीं, पॉलिटिकल सिग्नल भी होता है। अगर कोई सरकार इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित करती है तो वो दुनिया को कह रही होती है, हमारी वित्तीय स्थिति गंभीर संकट में है। इसका असर निवेश, मुद्रा बाजार, वैश्विक भरोसे सब पर पड़ सकता है। आज असली सवाल इकोनॉमिक इमरजेंसी लगने या नहीं लगने का नहीं रह गया है। असली सवाल यह है कि क्या भारत की आर्थिक वृद्धि आम नागरिक की आर्थिक सुरक्षा में बदल रही है। क्योंकि इतिहास बताता है, देश अचानक इकोनॉमिक इमरजेंसी में नहीं पहुंचते। पहले दिखते हैं आय का दबाव, रोजगार की चिंता, बढ़ता कर्ज, घटती अफोर्डेबिलिटी, कमजोर होती हाउस होल्ड बैलेंस शीट। अभी देश 1991 जैसे संकट से काफी दूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अंतिम स्ट्रेस टेस्ट जीडीपी नहीं होता। अंतिम स्ट्रेस टेस्ट यह होता है कि क्या नागरिक आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कई बार राष्ट्र आर्थिक आपातकाल से नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले हाउस होल्ड इकोनॉमिक स्ट्रेस से कमजोर होते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं। और यही वो सवाल है जिस पर शायद देश को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन क्या यह है भी देश की प्रायोरिटी। क्या सरकार के लेवल पर है भी एक्सेप्टेंस कि देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट है। सत्ता के गलियारों में कोई मानने को है तैयार कि आज का इकोनॉमिक स्ट्रेस कल का इकोनॉमिक इमरजेंसी बन सकता है। इन सब सवालों का जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं। शुक्रिया।